स्वागत है आपका विदय सिविल सर्विस क्लासेस में। मैं आपके साथ आज टॉप एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं और टॉपिक होगा आज हमारा भारत में शिक्षा और प्रेस। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में शिक्षा की जो परंपरागत व्यवस्था है उसको ब्रेक करके अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की है और इसी संदर्भ में कहें कि पुर्तगाल ने सबसे पहले भारत में प्रेस की स्थापना की और किस तरीके से वो प्रेस का डेवलपमेंट हुआ और उस प्रेस के डेवलपमेंट में किस तरीके से अंग्रेजी जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है। और शिक्षा का विकास की हमने बात की कि शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ, अंग्रेजीकरण हुआ, विश्वविद्यालय खोले गए, विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जानी है। कई एक्ट आए जिनने सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से जो है 1 लाख रुपए की नगद राशि देने की घोषणा की भारत में शिक्षा के ऊपर। तमाम तरीके की चीजें यहां हम डिस्कस करेंगे और डिस्कशन जो होगा हमारे क्वेश्चन के माध्यम से होगा। भारत में शिक्षा और प्रेस का जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको कई सारी चीजें पढ़ने को मिलती है, बट यहां जो मैं आपके साथ एमसीक्यू रख रहा हूं वो बहुत सारी सिविल सर्विस की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, जिससे आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लगेगा कि आखिर हमें किस तरीके के सवालों से एग्जाम में डील करना पड़ता है, ताकि आप अपनी अप्रोच को उस तरीके से डेवलप कर पाओ। ठीक। तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने उसको पढ़ लिया है इस टॉपिक को, उनके लिए रिवीजन सेशन होगा और उनको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दूसरा, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो इस लेक्चर को देखकर वो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ताकि वो अपने पढ़ने की अप्रोच अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सके। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेशन। ठीक। जिसमें हम भारत में प्रेस को देखेंगे और शिक्षा को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सही कालानुक्रम बताना है। ठीक है, सीक्वेंस बताना है, कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, एक क्रोनोलॉजी सेट करना है हमें। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री में आजकल ट्रेंड देखा जा रहा है। इसलिए जो भी घटना है, आपको घटना कब हुई, उस घटना का क्या कारण था और उससे कौन कौन व्यक्ति संबंधित थे, ये 3 चीजें तो विशिष्ट तौर पर पता होनी ही चाहिए। देखिए, पहली घटना का नाम लिखा है बुट का एजुकेशन डिस्पैच। तो बुट का जो एजुकेशन डिस्पैच आया था ये 1854 में आया था और इसको एजुकेशन का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है 1854 में। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, ये मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन जो है 1835 में लाया गया था लॉर्ड मैकाले द्वारा। लॉर्ड मैकाले जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, एग्जीक्यूटिव में एक लॉ मेंबर थे। ठीक। इन्होंने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। द सार्जेंट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, द सार्जेंट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है वो 1944 में लाई गई थी और इंडियन एजुकेशन रिपोर्ट जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा लाई गई थी। मतलब उन्होंने एक आयोग बनाया था जिसके अध्यक्ष थे हंटर, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, इसलिए इसका नाम होता है हंटर कमीशन। तो ये एजुकेशन जो आयोग बनाया गया था ये 1882 में बनाया गया था। ठीक है। तो ऐसे हो जाता है, हंटर कमीशन 82 में आया, द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944 में आई, मकाले ऑन मिनट एजुकेशन 1835 का है और बुट डिस्पैच आप जानते हैं 1854 का है। तो अगर सबसे पहले देखें तो कौन सा है, दो दो सबसे पहले हो रहा है। उसके बाद देखिए 1854 में पहले नंबर का जो घटना है वो हो रही है, उसके बाद हम देखें चौथे नंबर की घटना हो रही है, उसके बाद तीसरे नंबर की घटना हो रही है। तो 2 1 4 3 ऐसा ऑप्शन का है, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक। अगला देखिए, 1854 की बुट विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था। तो कह रहा है जो बुट डिस्पैच आया था 1854 में, उसका मोटिव क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, इसको देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है देसी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। देसी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, यह लक्ष्य था क्या। भारत में रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की ऐसी कोई मंशा अंग्रेजों की नहीं हुआ करती थी। दूसरा है भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार करना। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार जो है अंग्रेजी के माध्यम से कुछ हद तक ये कर तो रहे थे, लेकिन इसमें हम आगे देखें, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों को में साक्षरता को बढ़ाना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि अंग्रेजी का प्रयोग कर लोगों को साक्षर बनाया जाए, ऐसी कोई मंशा नहीं थी। भारत में परंपरागत शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान और तर्क बुद्धि का प्रवेश कराना।
देखिए यही इनका उद्देश्य था। ये जानते थे या ये समझते थे कि जो ब्रिटेन की शिक्षा पद्धति है वो बहुत तार्किक है और बहुत वैज्ञानिक गुणों से परिपूर्ण है। इसलिए ये अपनी जो आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी, सब पर ही थोपते थे। व्हाइट मैन वर्डन थ्योरी बोलते हैं ना। इसलिए इनका बुट डिस्पेच में भी यही प्रयास था कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा पद्धति है, उसमें हम वैज्ञानिक अनुसंधान को और तर्क बुद्धिवाद को लेकर आए। इसलिए इन्होंने इस इंटेंशन से ये लेकर आए थे। ठीक, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। एक सेकंड की, आंसर नंबर डी है ना। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, यहां लिखा है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। देखिए यहां दो नाम मिलते हैं आपको, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। इन दोनों ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ये तो कंफर्म है। तो प्रश्न से भी देखिए जानकारी मिल रही है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। कई बार क्वेश्चन से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। कई बार ये जो क्वेश्चन है वो किसी और पेपर में आपको अगला क्वेश्चन बन के आ सकता है। मतलब क्वेश्चन, ये जो लाइन लिखी है ये सीधा आ सकता है। कैसे आ सकता है, एग्जांपल से समझ लीजिए कि वो आपसे पूछ लेगा कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना निम्न में से किसने की थी, और हो सकता है डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ में से कोई एक नाम दे दे। तो आपको पता होने चाहिए इन दोनों ने तो की थी, पर इनके साथ कौन शामिल थे, इनके साथ थे राजा राममोहन राय शामिल। तो तीन जो व्यक्ति हैं वो हिंदू कॉलेज से संबंधित है, और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 के अंदर 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 कलकत्ता में की गई थी। 1817 में कलकत्ता में की गई थी, और राजा राममोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, तीन इसमें इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो रिफॉर्म है, प्रस्ताव है, वो किससे संबंधित थे। आपको पता है मार्ले मेंटो सुधार और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार थे, वो किससे संबंधित थे, वो संवैधानिक सुधारों से संबंधित थे, है ना। संवैधानिक सुधारों से संबंधित थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पुलिस शासन में सुधार से संबंधित नहीं थे, शैक्षणिक सुधार से संबंधित भी नहीं थे, और सामाजिक सुधार से भी संबंधित नहीं थे, क्योंकि ये एक तरीके की संवैधानिक व्यवस्था जो भारत में चल रही थी, या जो विधि व्यवस्था चल रही थी, उसमें रिफॉर्म करने के कंटेक्स्ट में लाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का प्रथम माध्यम कब बनाया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का प्रथम माध्यम कब बनाया। तो मैं आपको बता दूं 1835 में, जब मैकाले मिनट ऑन एजुकेशन जारी करता है, एक प्रस्ताव देता है, इसी टाइम पे जो है भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है, और अंग्रेजी की भारत में शुरुआत की जाती है। इससे पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा नहीं होती थी। 1835 से शुरुआत होती है, और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम है विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम है वो 1904 में लागू हुआ। किसने किया था, तो 1904 में इनमें से कौन सा भारत का वायसराय था। तो देखिए लॉर्ड कर्जन जो है इस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। ठीक, 1904 में। तो आपको अगर इसका डेट पता है तो, और वायसराय का टाइम पता है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, और ये जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, ये सर थॉमस रिली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था, उनकी रिकमेंडेशन पे ये अधिनियम लाया गया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया। बुनियादी शिक्षा का विचार किसने प्रस्तुत किया। तो बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा की बात कर रहा है। बुनियादी शिक्षा का विचार इनमें से आप देखेंगे इन नामों में से, तो आपको समझ में आएगा कि जवाहरलाल नेहरू तो बुनियादी शिक्षा से संबंधित कोई विचार नहीं रखते थे। राजा राममोहन राय जब थे उस समय काल में बुनियादी शिक्षा जैसी चीजें बहुत प्रवीण नहीं करती थी। महात्मा गांधी एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा का महत्व को समझा। बुनियादी शिक्षा के महत्व से मतलब है कि व्यक्ति को बेसिक जो चीजें हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, और वो अपनी आजीविका चलाने के लिए काम कर सके। इसलिए ये बुनियादी शिक्षा के माध्यम से जो है हस्तशिल्प कला को प्रमोट करते थे,
और इसी संदर्भ में बुनियादी संदर्भ शिक्षा के संदर्भ में वर्धा शिक्षा योजना लाई गई थी, और जो कब लाई गई थी 1937 में लाई गई थी। इस वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत कहा गया था कि भारत में जो है अंग्रेजी, इंग्लिश और धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन पर बैन लगा देंगे, है ना। इंग्लिश और रिलीजियस एजुकेशन नहीं चलेगी, इस पर बैन लगा दिया जाएगा। कौन सी एजुकेशन चलेगी? हस्तशिल्प कला का हम जोर शोर से प्रचार करेंगे, ठीक है। बट आपको पता है कि 1937 में ये योजना बन रही है और इसके कुछ समय बाद ही जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है या कांग्रेस में विवाद शुरू हो जाता है। जब गांधी जी अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं लेकिन सुभाष चंद्र बोस उसमें जीत जाते हैं, तो उस समय कांग्रेस बढ़ जाती है और ये योजना पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा से संबंधित व्यक्ति थे महात्मा गांधी, इसको याद रखिएगा, ठीक। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया? तो भारत में अंग्रेज मदरसा स्थापित कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो अंग्रेजी अधिकारी आ रहे थे जो ब्रिटेन से, उनको भारत में राज करना था। तो भारत में राज करने के लिए उनको भारतीय नियम कायदों को समझना आवश्यक था। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में मदरसे स्थापित किए जहां अंग्रेजी प्रशासक जो थे वो हिंदी, उर्दू, फारसी के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ते थे, है ना। तो ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था मदरसा। और कब किया गया था? 1800 में किया गया था। और इसको किया था लॉर्ड बेलेजली ने। किसने? लॉर्ड बेलेजली द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक। इसको आप याद रखिएगा, ठीक। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट में जो है 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया। किसमें? भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की शुरुआत चार्टर एक्ट 1813 में की गई थी, ठीक। इस बात को याद रखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चार्ल्स वुड, बहुत ही आसान प्रश्न है। हम बात कर रहे हैं चार्ल्स वुड की। 1854 में चार्ल्स वुड आता है का आदेश पत्र आता है, और ये जो है वो शिक्षा से संबंधित होता है। किससे? शिक्षा से संबंधित होता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। अच्छा, किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया ऐसा बता रहा है हंटर कमीशन। तो जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कब आई थी? मैंने आपको बताया डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में 1882 में बनाया गया था, जब लॉर्ड रिपन जो है गवर्नर हुआ करते थे, भारत के गवर्नर जनरल, ठीक। इन्होंने जो है वो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। किस पर? बच्चों की शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है, जब बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जब हम स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं, जब स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, ऐसे में हम स्वदेशी शिक्षा को अपनाने की बात भी करते हैं। उसी संदर्भ में हम 15 अगस्त 1906 को जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना करते हैं, ठीक। तो आंसर होगा इसका 15 अगस्त 1906 को की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड मैकाले संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। साथ में हम कहें एक और चीज के लिए, आईपीसी का जो प्रारूप है वो लॉर्ड मैकाले ने ही तैयार किया, मतलब इंडियन पिनल कोड, इसका प्रारूप भी मैकाले के द्वारा पहली बार तैयार किया गया था, ठीक है। मुख्य रूप से दिए गए ऑप्शन में ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ की गई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? तो मैंने आपको बताया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे लॉर्ड मैकाले ने जो है वो एजुकेशन पे एक मिनट प्रपोज किया था, जिसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। तो उस समय शासन कौन कर रहे थे भारत में? गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग, ठीक। ये याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर
भारत के अंतर्गत, और ये बात लिखी गई थी चार्ल्स डिस्पेच में। चार्ल्स डिस्पेच में ये लिखा गया था, इसीलिए तो उसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कि भारत में भी लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, और ये 1857 में होती है, 1857 में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय बन रहा है, देखिए पहला महिला विश्वविद्यालय बन रहा है, तो किसके प्रयासों से की गई? तो मैं आपको बताऊं कि पहला महिला विश्वविद्यालय जो है 1870 के आसपास, 1870 के आसपास डीके कर्वे के प्रयासों से बनाया गया। किसके? डीके कर्वे के प्रयासों से बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम समाचार पत्र था, तो भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो था बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट, जो इंग्लिश भाषा में था। अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा का पहला जो समाचार पत्र था वो था संवाद कुमेदी। तो संवाद कुमेदी जो था वो हिंदी में था, और बंगाल गजट जो था वो इंग्लिश में था। और जेम्स अगस्टस हिक्की, तो अगर मैं लिखूं इसको जेम्स हिक्की में लिखता हूं, शॉर्ट है ना, जेम्स हिक्की जो है इसके संपादक हुआ करते थे, किसके? बंगाल गजट के। और इसकी शुरुआत जो है 1780 से मानी जाती है ना। तो इसका सही आंसर होगा बंगाल गजट, ठीक। और हम बात करें संवाद कुमेदी की, तो संवाद कुमेदी जो है वो हिंदी का जो है पहला अखबार था, भारत में प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला अखबार था। और इसके संदर्भ में मैं आपको और जानकारी दूं, तो मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल गजट था ये साप्ताहिक पेपर था। कैसा था? वीकली पेपर था। एक इंफॉर्मेशन आप इसका याद रखिए, साप्ताहिक मतलब वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक ठीक। ये आप एक तीन इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? प्रेस पर सेंसरशिप किसने लगाई सबसे पहले? तो देखिए दिए गए ऑप्शन में हम देखें तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप की शुरुआत जो है प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799 में आता है। और 1799 में दिए गए ऑप्शन में से कौन लॉर्ड गवर्नर जनरल होता है? तो लॉर्ड जो है बेलेजली इस समय गवर्नर जनरल होता है, जो 1798 में हड़प की संधि भी लेकर आता है। तो लॉर्ड बेलेजली ने सबसे पहले सेंसरशिप एक्ट लगाई, जिसमें कहा गया कि पेपर कहां से छप रहा है उसका नाम होना चाहिए, पेपर कौन छाप रहा है उसका नाम होना चाहिए, है ना। इसलिए इसको एक प्री सेंसरशिप के तौर पे देखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत की थी 1878 में। क्यों की थी? लॉर्ड रिपन जो लॉर्ड लिंटन ने इसकी शुरुआत की थी, लॉर्ड लिंटन ने इसकी शुरुआत की थी, रिपन ने इसको खत्म किया था। लिंटन जो है अकाल पड़ रहा था, और अकाल के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन करता है। 1866 और 67 में भयंकर अकाल था कलकत्ता और बंगाल के एरिया में। उसी समय ये दिल्ली दरबार का आयोजन करते हैं। तब जो है लोकल न्यूज़पेपर बहुत ही इनको क्रिटिसाइज करते हैं, और उस क्रिटिसिज्म के कंटेक्स्ट में ये बौखला जाते हैं। और जितने भी भारत के अंदर लोकल न्यूज़पेपर चल रहे थे, वर्नाकुलर का मतलब लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर चल रहे हैं, सभी न्यूज़पेपर पर विराम लगा देते हैं, रद्द कर देते हैं। ये ऐसा काम किया था लॉर्ड लिटन ने। बट इसके कुछ समय बाद लॉर्ड रिपन जो है इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर देते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका जो है उसकी स्थापना जो है 1867 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की जाती है। किसे? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की जाती है, ठीक है। पहले जो है ये बंगाली भाषा में आती थी। किस में आती थी? बंगाली भाषा में आती थी। परंतु बाद में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में लॉर्ड लिंटन ने, जो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया, वर्नाकुलर लैंग्वेज की सारे पत्रिकाओं को बैन कर दिया, पेपरों को बैन कर दिया, तब इन्होंने इस पुस्तक को 1878 के बाद जो है इंग्लिश में निकालना शुरू कर दिया। किसमें? इंग्लिश में, ताकि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की चपेट में ना आए। और ऐसा किसने किया? शिशिर कुमार घोष ने किया, ठीक। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिए। अगला देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछ रहा है कि उन्होंने कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया, ठीक। तो यहां हम बात करें केसरी। केसरी जो है
जो है बाल गंगाधर तिलक का जो समाचार पत्र है, और केसरी के साथ एक और इनने बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम था मराठा। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था, इसको याद रखिए, यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, और जो मराठा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, ठीक। और ये दोनों बाल गंगाधर तिलक से संबंधित न्यूज़पेपर थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे, प्रथम संपादक। तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी वो महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी 1902 के आसपास। 1902 के आसपास इंडियन ओपिनियन शुरू किया गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो आप, हो सकता है बच्चा जल्दी जल्दी में इसको टिक कर दे, बच्चा जानबूझ के ऑप्शन बनाने वाले ने ऐसा ऑप्शन दिया है, इंडियन ओपिनियन मतलब महात्मा गांधी, बट वो पूछ क्या रहा है, उसने पहले संपादक पूछा है, पहले संपादक नहीं थे, पहले संपादक जो थे वो मनसुखलाल नजर थे, मनसुखलाल नजर थे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एमके गांधी इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत की थी, परंतु इसके पहले संपादक के रूप में मनसुखलाल नजर को जाना जाता है, ठीक। इसको विशेष तौर पे आप याद रखेंगे। अगला देखिए, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया। तो यंग इंडिया की जो शुरुआत है वो होम रूल पार्टी के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, यंग इंडिया की शुरुआत जो है होम रूल पार्टी के द्वारा की जाती है। होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया की शुरुआत की। और हम देखें यंग इंडिया में ये जो है साप्ताहिक पत्रिका थी एक वीकली, और जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल, ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज देखिए, यंग इंडिया जो है थी वो वीकली थी, साप्ताहिक थी, और इसमें हम देखें जमुना दास और शंकर लाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आपको दो याद रखने हैं ना, इससे संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किन शहरों में और कहां प्रकाशित हुआ। तो जो हरिजन नामक पत्रिका थी, मैं बताऊं आपको, एक साप्ताहिक पत्रिका थी, देखिए यहां प्रश्न में जानकारी मिल रही है, और इसका प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था ये भी जानकारी मिल रही है, 11 फरवरी 1933। ये सब आप याद रखिए, कभी भी दोस्तों ये जो है आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, आपसे पूछ लेगा हरिजन पत्रिका का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ, 11 फरवरी 1933 को। आपसे पूछ सकता है कि हरिजन पत्रिका एक दैनिक पत्रिका थी, मासिक थी, साप्ताहिक थी या वार्षिक थी, कुछ भी पूछ सकता है। साप्ताहिक पत्रिका थी। आपसे पूछ सकता है कि हरिजन पत्रिका की भाषा कौन सी थी, बंगाली थी, स्थानीय थी, इंग्लिश थी, है ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हरिजन जिन लोगों के द्वारा लिखी जा रही थी उनको तो लिखना पढ़ना ही नहीं आती थी, फिर भी दुर्भाग्य है हमारा कि इस पत्रिका को अंग्रेजी में लिखा गया। और हरिजन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने, नासिक से नहीं, पुणे से आज जो पुणे है ना, वहां से, पुणे महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की गई थी, अंग्रेजी भाषा में थी, साप्ताहिक थी, 11 फरवरी 1933 को चालू की गई थी, परंतु ये अंग्रेजी भाषा में थी। तो आप समझिए कि वो पिछड़ी जाति के जो लोग आज वो अंग्रेजी नहीं समझ पाते, उस समय उनके कल्याण के लिए इस प्रकार की पत्रिका कितनी लाभकारी रही होगी, ये तो मतलब अपने आप में सोचने वाली बात है। अगली क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया। देखिए लाला लाजपत राय ने जो है उर्दू के समाचार पत्र की बात करें तो लाला वंदे मातरम जो है ये लाला लाजपत राय का समाचार पत्र था, नाम इसका वंदे मातरम था, उर्दू भाषा में था, लाला लाजपत राय से संबंधित है। 1920 में इन्होंने इसे लाहौर से शुरू किया था। हम बात करें द पीपल की, तो द पीपल भी जो है लाला लाजपत राय का समाचार पत्र है, परंतु इसकी भाषा उर्दू नहीं है, ठीक है, उर्दू में जो है वंदे मातरम है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखिए। लेकिन जो द पीपल है वो भी लाला लाजपत राय का ही समाचार पत्र है, ठीक। नीचे स्वतंत्रता संग्रामियों और उनके प्रारंभ किए गए समाचारों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है, ठीक। तो मौलाना आजाद ने अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत की थी, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। लोकमान्य तिलक के द्वारा केसरी और मराठा दो समाचार पत्र की स्थापना की गई थी, केसरी जो था वो मराठा भाषा में था, और एक इनके द्वारा मराठा पेपर की स्थापना की गई थी जो इंग्लिश में था ना। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी, जो आज भी आप न्यूज़ पे कभी कभी सुनते होंगे कि नेहरू का जो नेशनल हेराल्ड केस है वो अभी भी सुर्खियों में रहता है।
तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। द पायनियर की स्थापना महात्मा गांधी से द पायनियर का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी से बहुत पहले 1865 के आसपास एक अंग्रेजी व्यक्ति ने द पायनियर की शुरुआत की थी, ठीक है। तो यहां ये गलत हो जाता है ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें गलत जोड़ा है और हमें गलत जोड़ा चुनना था, इसलिए आंसर इसका डी होगा। इसमें हमें सही सम्मिलित कौन सा है ये बताना है। तो देखिए आसान प्रश्न है, एनी वेस्ट एंड यंग इंडिया। तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, यंग इंडिया से संबंधित थे महात्मा गांधी, एनी वेस्ट एंड न्यू इंडिया से संबंधित थी। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। न्यू इंडिया मतलब एनिवेशन नए ख्यालों की थी, विदेशी महिला थी। और यंग इंडिया महात्मा गांधी कभी बुजुर्ग महसूस नहीं हुआ, अंत तक काम करते रहे, तो वो यंग इंडिया की स्थापना करते हैं। और वो कहते थे कि असली राजनीतिक शक्ति युवाओं में होती है। यंग इंडिया के माध्यम से वो भारत के युवाओं को जागरूक और प्रेरित करने की कोशिश करते थे। हम बात करें बीजी तिलक की, तो बीजी तिलक ने केसरी की शुरुआत की थी और बीजी तिलक ने ही मराठा की शुरुआत की थी, है ना। दोनों इनके पेपर है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का मराठा से कोई संबंध नहीं है, ये कथन गलत है और हमें तो गलत ही चुनना था, ठीक। सॉरी, ये गलत है, ये भी गलत है क्योंकि हमने क्रॉस किया, ठीक है। हमें सही चुनना था, ठीक है। सही कौन है, तो बीजी तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा निम्नलिखित में से सुमेलित क्रम है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। कॉमन बिल पत्र किससे जुड़ा है? कॉमन बिल जो है, कॉमन बिल की शुरुआत करते हैं, एक न्यूज़पेपर है कॉमन बिल, और इसकी शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। कॉमन बिल की शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले दो लोक सेवक कौन से थे? तो संविधान के निर्माण में ऐसे कौन से दो लोक सेवक थे जिनने संविधान सभा की मदद की थी? तो मैं आपको बता दूं कि बी.एन. राव जो प्रमुख सलाहकार थे संविधान के, वो, और एच.एन. मुखर्जी जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हुए थे, ये जो दोनों हैं वो सिविल सर्विस के रूप में भी ये इन्होंने कार्य किया है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में नीले गहरे रंग का एक चक्र हो? तो ये बात जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और मैं आपको बता दूं 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1946 को संविधान सभा ने इस ध्वज को जो है स्वीकार किया था। 1949 में किया था, 1949 में इस ध्वज को स्वीकार किया था, 1949 में इस ध्वज को स्वीकार किया था, ठीक। तो ये किसने कहा था, ये किसने स्वीकार किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एक मिनट, ये डेट थोड़ी सी गलत लग रही थी मुझे, कंफ्यूज है। हाँ। ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई थी, पर ये जो डेट थी वो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार की गई थी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार की गई थी, है ना। संविधान सभा ने ध्वज को स्वीकृत किया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां कुछ जीवनियां दी गई हैं, वो कह रहा है कि कौन से साहित्य नहीं है, जीवनी साहित्य नहीं है, कुछ बुक के नाम दिए गए हैं। तो देखिए, हर्षचरित की स्थापना बाणभट्ट ने की थी, जिसमें हर्ष के बारे में लिखा है। विक्रम देव चरित्र जो है विक्रम, राजा विक्रम की कहानी बताता है। और जयंत द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई थी, जो पृथ्वीराज से संबंधित है। दीपवंश जो है वो एक जीवनी साहित्य नहीं है, दीपवंश एक जीवनी साहित्य नहीं है ना। तो पूछ रहा है साहित्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो केवल एक जो है नहीं है, 2 और 3 है ना, मतलब है ही, तो केवल एक ही जो बचा है वो जीवनी साहित्य नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदे का श्रेय भी गया है ना। और वो मसौदा क्या है? तो मैकाले को शिक्षा के अलावा और किस लिए जाना जाता है, ये पूछ रहा है। तो मैकाले जो है, मैंने आपको बताया था, उसने भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड का जो मसौदा मूल रूप से तैयार किया था, है ना, इसलिए मैकाले को जाना जाता है। मैकाले जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के तौर पर नियुक्त हुआ था। ठीक, यहां कथन और कारण दिए गए हैं, यहां हमें देखना है। पहला कथन है कलकत्ता में 1849 में स्थापित बैंथन स्कूल, है ना। तो 1849 में कलकत्ता में बैंथन स्कूल महिलाओं की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था, और जो 1840 और 50 के दशकों के दौरान नारी शिक्षा में हुए सतत आंदोलन का परिणाम था। बिल्कुल, जेईडी बैंथन ने इसको स्थापित किया था, और ये जो 1840 से 50 तक के जो आंदोलन चले थे उनका परिणाम था ये। बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाला पहला कदम विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर रहा है, ने 1800 में उठाया। नहीं, ऐसा राजा राम मोहन राय ने किया था सबसे पहले महिला शिक्षा से संबंधित, ना कि विद्यासागर ने। तो दूसरा कथन गलत है, तो दूसरा कथन गलत है, सेकंड कथन असत्य है, ये वाला ऑप्शन ठीक है ना। पहला कथन सही है और दूसरा कथन असत्य है। आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो 1854 का जो वुड डिस्पैच है, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड का निर्देश पत्र, है ना, 1854। ब्रिटिश काल में नागरिक सेवा में चुने गए युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वायसराय ने की। अब पूछ रहा है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहां है, कलकत्ता में है। और किस लिए है फोर्ट विलियम कॉलेज, कि ब्रिटिश नागरिक सेवा, मतलब इंडियन सिविल सर्विस जो थी उसके नागरिकों को प्रशिक्षण देने के लिए। जैसे आज सिविल सर्वेंट का प्रशिक्षण कहां होता है, यूपीएससी से देखिए आप, तो मसूरी में उनका प्रशिक्षण होता है। एमपीपीएससी वालों को नरोना अकेडमी लेकर जाया जाता है। ऐसे ही फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया था। किसने किया था भाई, ये किया था लॉर्ड बेलेजली ने। लॉर्ड बेलेजली ने इसकी शुरुआत की थी, लॉर्ड बेलेजली ने। ठीक है, और हाँ, फोर्ट विलियम। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप अगर इस क्वेश्चन को पीछे आपने सॉल्व किया होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, तो यही का यही क्वेश्चन एमपीपीएससी में, सॉरी यूपीएससी में आया। उसने पता है क्या पूछा, उसने कहा कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली के द्वारा की गई है। फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए स्थापित किया गया था, तो जो आईसीएस के युवा हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया गया था। ये वाला भी उसमें ऑप्शन था, और ये डी में ऑप्शन लिखा हुआ था। मतलब इस प्रश्न से ही एक अलग प्रश्न बना दिया, इस लाइन से एक प्रश्न बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको बहुत ध्यान से पढ़िए, है ना, उनको बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चार्ल्स वुड निर्देश पत्र से संबंधित है। चार्ल्स वुड से, तो चार्ल्स वुड से संबंधित क्या है, तो देखिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में भर्ती माध्यमिक परीक्षा देने के बाद होनी चाहिए। विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय में भर्ती माध्यमिक परीक्षा देने के बाद होनी चाहिए। ऐसा प्रत्येक विद्यार्थी विद्यालय में एक कुलपति नियुक्त होना चाहिए। ये दोनों बातें जो है, ये दोनों बातें सैडलर आयोग करता है। सैडलर आयोग कब बनाया गया था, सैडलर आयोग जो है वो 1917 में बनाया गया था। कब, 1917 में बनाया गया था, और ये दोनों रिकमेंडेशन देता है। हम बात करें कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, विज्ञान, दर्शन का प्रसार करे, ये जो है वो चार्ल्स वुड के निर्देश पत्र से संबंधित हमें दिखाई देता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। वुड के 1857 के प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चार्ल्स वुड के संबंध में विचार करते हैं। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। दोनों ही बात एकदम ठीक है। वुड डिस्पेच महिला शिक्षा की भी बात करता था और व्यावसायिक शिक्षा की भी बात करता था। दोनों ही एकदम सही स्टेटमेंट है, इसलिए कथन हमारा सी सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एक और दो, है ना। ठीक है, तो आज हमारे जो हमने कुछ एमसीक्यू यहां पर देखिए डिस्कस किए, है ना, कुछ एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट थे। अब जल्द ही हम इन एमसीक्यू की संख्या भी बढ़ाने वाले हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने पिछले साल पूछा था, तो अब देखिए इस स्लाइड में आपको वो क्वेश्चन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, चाहता तो मैं रख देता, बट वो जानकारी मैं इस क्वेश्चन में आपको दे चुका हूं, इसलिए मैं क्वेश्चन का नंबर नहीं बढ़ाना चाहता। ऐसे तो मैं यहां जो क्वेश्चन पूछे हैं इन्हीं से संबंधित 60-70 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख सकता था, बट वो कहीं ना कहीं रिपीट थे। किसी सिविल सर्विस में आ गया, किसी सिविल सर्विस में आ गया, किसी सिविल सर्विस में आ गया, स्टेट सर्विस में आ गया। लेकिन जो मोटे मोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, जो जहां
जो बार बार आए हैं और जो इंफॉर्मेशन एग्जाम में आपके लिए जरूरी है, उन क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रखा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इनकी संख्या को और बढ़ाया जाए, और बच्चों की डिमांड थी कि सर इस सेशन को बाइलिंगुअल किया जाए, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन भी साथ में पुट किए जाए। तो हमारी कोशिश होगी कि अगली स्लाइड्स जो आएंगी वो उसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन हम साथ में लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे, और जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा वो और विस्तार में होगा, ऐसी भी हम कोशिश करेंगे, ताकि आप एक लेक्चर, आप अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक लेक्चर दे रहे हैं, आप यहां टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत ना हो, ऐसा मेरा मोटिव है ना। तो उसी एफर्ट के साथ थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा, बट यकीन मानिए फिर आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके से हम उस टॉपिक को कवर करेंगे और एमसीक्यू के माध्यम से, है ना। साथ में हम जो है कई बार कुछ टॉपिक की थ्योरी भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, है ना। हम थ्योरी भी समझाएंगे उसकी, ठीक, और एमसीक्यू तो डिस्कस करेंगे ही। तो हो सकता है कि हम एक लेक्चर थ्योरी का लेकर आए और उसी शाम को उसका एमसीक्यू का लेक्चर भी लेकर आए, है ना। ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।